हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय। तो आपको बताना है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षा तंत्र है वो किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। तो यदि हम बात करें डिफेंस मैकेनिज्म की, तो ये कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज होती हैं जिनका इस्तेमाल ईगो के द्वारा किया जाता है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी और कुछ अनकंफर्टेबल इमोशंस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ईगो। कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ईगो के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी है वहां पर इन्होंने बात की है कि जो ईगो है वो इड और सुपर ईगो के बीच में मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, और खुद को स्ट्रेस और एंजाइटी से प्रोटेक्ट करने के लिए जो ईगो है ये डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत नहीं है। तो जो यहाँ पर साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, मेंटल डिसिप्लिन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यदि हम मेंटल डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें, तो जो मेंटल डिसिप्लिन है यह एक एजुकेशनल फिलॉसफी है जो कि रिगरस मेंटल ट्रेनिंग और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की डेवलपमेंट पर एम्फसाइज करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मेंटल डिसिप्लिन ये क्या है, एक एजुकेशनल फिलॉसफी है। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें, तो जो इनसाइट थ्योरी है वो कोहलर से जुड़ी है, और जो कोग्निटिव फील्ड थ्योरी है ये लेविन से जुड़ी है, और जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है ये स्किनर से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ इफेक्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी थ्योरी लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव के नियम से जुड़ी हुई है। तो हम जानते हैं कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक्स थ्योरी। कि जो आपके लॉ ऑफ इफेक्ट है यह थॉर्नडाइक की थ्योरी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू असेस। तो आपको बताना है कि जो प्रक्षेपी तकनीक यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है उसका उपयोग किस चीज को असेस करने के लिए किया जाता है। तो हमने पहले भी बात की है कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है इनका इस्तेमाल पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पर्सनैलिटी। इसी के साथ यदि हम कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात करें, तो जो रोशास इंक्लॉड टेस्ट है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ये सभी आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो आपको बताना है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के चार अलग अलग अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई हैं। तो हम जानते हैं कि जो बौद्धिक विकास की थ्योरी है वो पियाजे ने दी है, और जहां पर इन्होंने बच्चों की डेवलपमेंट की चार स्टेजेस दी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पियाजे। Next question is, the feeling of shame and pride dwells in this stage। तो आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेज है जहां पर शेम और प्राइड की फीलिंग डेवलप होती है। तो हम जानते हैं कि जो शेम और प्राइड की फीलिंग है ये चाइल्डहुड के दौरान डेवलप होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता का तत्व नहीं है। तो हमने पहले भी बात की है कि जब हम कुछ नया, कुछ ओरिजिनल, कुछ यूनिक प्रोड्यूस कर पाते हैं तो उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो जो क्रिएटिविटी है इसमें आपकी फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी आ जाते हैं। तो जो यहाँ पर क्रिएटिविटी का एलिमेंट नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द कॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन इज फोकस्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी इट इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि जब किसी व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन किसी वस्तु या फिर किसी एक्टिविटी पर केंद्रित रहता है, उस पर फोकस्ड रहता है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम अटेंशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अटेंशन। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी चीज को अपने फोकस में लाते हैं, अपने ध्यान में लाते हैं, तो इस चीज को हम अटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SR थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी SR थ्योरी है जो कि बिना पुनर्वलन यानी बिना रीइंफोर्समेंट के है। तो इनमें से जो SR थ्योरी विदाउट रीइंफोर्समेंट है वो है आपका ऑप्शन डी, Pavlov's क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो आपको याद रखना है कि जो Pavlov की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का यूज नहीं होता है। यह आपकी ऐसी SR यानी स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी है जो कि बिना रीइंफोर्समेंट के है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकैबुलरी। तो आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वोकैबुलरी यानी शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पियाजे के अनुसार जो वोकैबुलरी है उसको बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज के दौरान एक्वायर करना शुरू करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यदि हम प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो हम जानते हैं कि यहाँ पर बच्चा 2 से 7 साल का होता है, मतलब कि यहाँ पर वो अपनी अर्ली चाइल्डहुड अवस्था में होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा है उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट काफी रैपिड स्पीड से होती है। तो मतलब कि यहाँ पर जो बच्चा है वो लैंग्वेज को यानी जो वोकैब है उसको बहुत जल्दी एक्वायर करता है। इसी के साथ यदि हम इस स्टेज के कुछ अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पर बच्चों की ईगोसेंट्रिक थिंकिंग रहती है और इसी के साथ उनकी स्टैटिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड। तो आपको बताना है कि सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार इनमें से कौन सा मन का स्तर नहीं है। तो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो सिगमंड फ्रॉयड हैं इन्होंने माइंड यानी मन के 3 लेवल दिए हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सुपर कॉन्शियस। तो जो सुपर कॉन्शियस है ये आपका माइंड का लेवल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रोपाउंडेड मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको बताना है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है। तो हम जानते हैं कि जो मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसे थॉर्नडाइक ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स टू स्टूडेंट विल। तो आपको बताना है कि जब भी हम छात्रों को परिणामों का ज्ञान प्रदान करते हैं तो उससे क्या होता है। तो जब भी हम स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट के बारे में बताते हैं तो उससे क्या होता है, लर्निंग प्रमोट होती है, ठीक है, उनमें मोटिवेशन बढ़ती है, उससे क्या है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी इम्प्रूव होती है और जो लर्निंग इफेक्टिवनेस है वो भी इंक्रीज होती है। इसी के साथ इससे क्या होता है, ये सेल्फ असेसमेंट को भी फैसिलिटेट करता है, सेल्फ असेसमेंट में हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रमोट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन। तो आपको बताना है कि जो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है यानी सीखने का सकारात्मक स्थानांतरण है वो किस सिचुएशन में होता है। तो यदि हम बात करें पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की तो मतलब कि एक जगह सीखी गई चीज को हम किसी और जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और यदि जो टास्क है वो सिमिलर है तो जो आपकी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ये काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, द टास्क आर सिमिलर। तो आपको याद रखना है कि जो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ये तब पॉसिबल होती है जब टास्क क्या है, सिमिलर होते हैं, मतलब कि एक दूसरे की तरह मिलते जुलते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबी कैटल मेड अ पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज नोन एज। आपको बताना है कि जो आरबी कैटल हैं इन्होंने जो पर्सनैलिटी टेस्ट बनाया है उसका नाम क्या है। तो हमने पहले भी बात की है कि जो आरबी कैटल हैं इन्होंने 16 PF यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर नाम का एक पर्सनैलिटी टेस्ट बनाया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 16 PF। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू। तो आपको बताना है कि जो क्रमबद्ध निरीक्षण विधि यानी सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड है वो किसकी तरह है। तो जो सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड है ये आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड की तरह होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Dash of the test refers to the consistency of scores obtained by an individual on the same test on two different occasions. तो आपको बताना है कि यदि कोई इंडिविजुअल किसी सेम टेस्ट में दो डिफरेंट ओकेजन पर सेम स्कोर करता है, ठीक है, मतलब कि जो वो स्कोर लेता है उसमें कंसिस्टेंसी रहती है, तो ये उस टेस्ट की किस चीज को बताती है। तो इसका मतलब होता है कि जो टेस्ट है वो आपका रिलायबल है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रिलायबिलिटी। तो आपको याद रखना है कि यदि कोई व्यक्ति किन्हीं दो अलग अलग ओकेजन्स पर एक परीक्षा में जो वो स्कोर लेता है, यदि उसमें स्थिरता हो, कंसिस्टेंसी हो, तो मतलब कि वो टेस्ट कैसा है, वो आपका रिलायबल टेस्ट है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज। तो आपको बताना है कि व्यवस्थित तथ्यात्मक जानकारी क्या होती है। तो जो ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और जो भी जनरल नॉलेज आपके पास होती है वो आपकी सिमेंटिक मेमोरी में आती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिमेंटिक मेमोरी। तो आपको याद रखना है कि जो भी फैक्ट्स, आइडियाज, मीनिंग, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो भी ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी ये फैक्ट्स होते हैं, ये आपके कहाँ पर आते हैं, या आपके सिमेंटिक मेमोरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ वेक्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट इज। तो आपको बताना है कि जो वेक्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किस प्रकार का टेस्ट है। तो ये इंडिविजुअल टेस्ट है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंडिविजुअल। Next question is according to humanism central point of personality is। तो आपको बताना है कि ह्यूमैनिज्म के अनुसार व्यक्तित्व का केंद्रीय बिंदु क्या होता है। तो जो ह्यूमैनिज्म है इसके अनुसार जो पर्सनैलिटी का सेंट्रल पॉइंट है वो सेल्फ रहता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सेल्फ। इसी के साथ आज की वीडियो में से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि जो रोशास इंकब्लॉट टेस्ट है उस टेस्ट का इस्तेमाल किस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए अब आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।